तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हम एवा पैलेस की कहानी सुन रहे थे, जहां पर बैक्चुआ भी छोटी होती है और उसकी बहन उसे यहाँ पर फिनिक्स टेक्निक सिखा रही होती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती और वो काफी ज्यादा उदास होती है और अपनी बहन से कहती है कि मुझे चिकन फीट खानी है। तो वो कहती है तुम्हें चिकन फीट क्यों खानी है? कहती है क्योंकि मुझे उससे काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो उसके बाद अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर वो बैठकर चिकन फीट खा रही होती है। उसकी बहन उसे कहती है आराम से खाओ, आराम से खाओ। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी खाने हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रही? तो उसकी बड़ी बहन उसे कहती है मैं इसको नहीं खाने वाली क्योंकि मुझे लगता है कि चिकन फीट बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो बैक्चुआ उसे कहती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, देखो मैं जहां पर किस तरह इनको खा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मजेदार होते हैं। मुझे लगता है कि इन चिकन फीट्स को खाने के बाद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी। जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगी तो उसके बाद देखना मैं फिनिक्स टेक्निक को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। तो उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो उसके बाद वो फिर से जाकर अपनी इस टेक्निक को परफॉर्म करना स्टार्ट करती है। तो वो एक पेड़ के पास खड़ी होती है जहां पर एक पत्ते के ऊपर, यानी पेड़ के पत्ते के ऊपर जाकर फिनिक्स टेक्निक को यूज कर रही होती है। वो पत्थर के ऊपर खड़े होकर उस टेक्निक को यूज कर रही होती है, लेकिन अभी भी उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। उसकी बड़ी बहन भी वहीं पर होती है, उसके ऊपर नजर रख रही होती है और इसी के साथ ही वहां पर फिनिक्स टेक्निक को यूज करती है और उस पत्ते के 3 टुकड़े कर देती है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है सिस्टर सिस्टर ये देखो मैंने कर लिया। वहां पर रात हो जाती है और रात के वक्त जाकर वो अपने कमरे में सो जाती है और कहती है कि सुबह उठकर मैं अपनी बहन के सामने जाकर उसे दोबारा से ये टेक्निक करके दिखाऊंगी और उसे बताऊंगी कि मैंने ये टेक्निक परफॉर्म कर ली है। तो जब वो वहां पर सो रही होती है बाहर से आवाजें आ रही होती हैं। 2 गार्ड्स वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है कि मैंने सुना है कि सभी मास्टर्स पूरे कंट्री के वो सारे के सारे स्मैक जे में इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने भी सुना है कि लिटिल प्रिंसेस की शादी होने वाली है, इसी वजह से वो इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उसमें से एक कहता है कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेंज रूमर भी सुना है, मैंने उस लॉस्ट फिनिक्स के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि लॉस्ट फिनिक्स जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर हमारे एवा पैलेस में है और इसी वजह से बहुत सारे मास्टर्स हैं उनकी नजर हमारे एवा पैलेस के ऊपर है। वो हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय करके उस फिनिक्स को लेना चाहते हैं। इसी के बाद रात के वक्त उनके ऊपर असैसिन्स का अटैक हो जाता है। तो हमारी जो बैक्चुआ होती है वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। गार्ड्स के ऊपर अटैक होता है और गार्ड्स जो होते हैं वो बेचारे मर जाते हैं और इसी के साथ एक असैसिन जो होता है वो अंदर आकर गिरता है और उसकी बहन भी जल्दी से भागती हुई अंदर आती है और उसे कहती है कि मेरी बहन चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चौवा क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट करती हैं। वहाँ पर उनके गार्ड जो होते हैं वो सारे मर चुके होते हैं। बैक्चुआ अपनी सिस्टर से पूछती है मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? वो कहती है मुझे भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। वो दोनों भागती हुई जैसे वहाँ पर बाहर पहुंचती है तो वहाँ पर छत के ऊपर अपनी माँ को फाइट करता हुआ देखती है। तो वो दोनों चिल्लाकर कहती है कि मदर मदर प्लीज यहाँ पर नीचे आ जाओ। तो उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, लेकिन मास्टर्स ने हमें धोखा दिया है। ये सभी के सभी मास्टर्स बहुत ज्यादा लालची हो गए हैं। मैं इनको रोका रखती हूँ कि तुम अपनी बहन को अपने साथ लो, यहाँ से निकल जाओ। सामने एक मास्टर होता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों वहाँ पर फाइट कर रही होती हैं, जबकि सोचियोन यहाँ पर सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं बैक्चुआ को अपने साथ लेकर यहाँ से जाना होगा। बैक्चुआ का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि जल्दी से मेरे साथ हम दोनों को यहाँ से भाग कर जाना है। और वो दोनों भागती वहाँ पर से टनल में जाती है जहाँ पर से वो लोग बाहर निकलने वाली है। एग्जिट उनके बहुत ज्यादा सामने होता है, करीब ही होता है, यानी वहाँ से बाहर निकलने वाली है। तो जैसे वो लोग एग्जिट के करीब पहुंचते हैं वहाँ पर एक और मास्टर खड़ा होता है। उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों यहाँ से भागकर जा सकती हो, तुम छोटे कीड़े मकोड़ी? तो यहाँ पर सोचियोन जो होती है वो अपनी बहन से कहती है कि चोआ मैं यहाँ पर इस बंदे से फाइट करती हूँ, जबकि तुम्हें यहाँ से भागकर जाना होगा, पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे मैं से फाइट स्टार्ट करूंगी तुम्हें आगे की तरफ भागना होगा। और इसी के साथ सोचियोन जो होती है उस मोटे आदमी से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जबकि हमारी बैक्चुआ जो होती है वहां से भागना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि उस वक्त मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि मैंने सिस्टर की बात मानी और वहां से भागना स्टार्ट किया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, मैं भागती गई, इतना भागती गई। मैं दूर जाकर भाग सकती थी। मैं भागकर जब थक गई तो मैं वहीं पर नीचे गिर गया। वहां पर जाकर मैंने अपने पैलेस को जलता हुआ देखा। मेरा पूरा का पूरा एवा पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। मुझे होश आई तो मैंने चिल्लाकर अपनी उन्हीं का नाम पुकारा। तो जैसे वहां पर चिल्लाकर कहती है कि उन्हीं तुम कहां पर हो? तो मुझे समझ आई कि इस वक्त एवा पैलेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्वाइवर बची है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं जिंदा बची हूँ। तो जब वो वहां पर बेचारी बैठकर रो रही होती है उसी वक्त दूसरी तरफ से मारियंग फोर्ट्रेस का गोल्डन हॉर्न यानी कि चोनवा अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो लोग कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन है, लगता है कि हमें यहाँ पर आने में देर हो गई। दूसरा उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुंचना चाहिए। देखो जरा एवा पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। एवा पैलेस जो कि पहले यहाँ पर कितना ज्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था, बाकी के मास्टर्स ने एवा पैलेस को बर्बाद कर दिया। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वाइज लेडी आगे बढ़ती है और कहती है यहाँ पर देखो तो सही, ये लड़की तो बिल्कुल बाइक रियोंग बी की जैसी दिखती है, लगता है कि ये उसकी बेटी है। तो लाइटनिंग स्वर्ड कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी लगती है। हाँ मुझे लगता है कि उसी की बेटी है।
तो चोनमा उसे कहता है कि छोटी लड़की मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें पता है कि इमॉर्टल फीनिक्स कहाँ पर है? वो इसे इमॉर्टल फीनिक्स के बारे में जानना चाहती होती है। तो बैकचुआ कहती है कि मैंने वहां पर उन लोगों से झूठ बोला, मैंने उन लोगों से कहा कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं फिलहाल के लिए तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी। और उसके बाद वो लोग मुझे अपने मारियंग टेम्पल में ले गए और वहां पर मैं पिछले कई सालों से वहीं पर रह रही थी। मैंने उन लोगों के साथ एक डील की थी, मैंने मारियंग टेम्पल के लोगों के साथ एक डील की कि तुम्हें 10 साल तक मुझे प्रोटेक्शन देनी होगी जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाती। उसके बाद मैं तुम्हें वो वाला इमॉर्टल फीनिक्स दे दूंगी, इमॉर्टल फीनिक्स तुम्हारा हो जाएगा और मैं वहां पर से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन असल में ये बात है कि मोर्टेलिटी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। उन लोगों को लगता है कि मेरी माँ के पास इमॉर्टल फीनिक्स था, लेकिन अगर मेरी माँ के पास इमॉर्टेलिटी होती तो मेरी माँ मरती ही क्यों? तो सोमा उसे कहता है तो तुम्हारी ये स्टोरी है, मुझे ये बताओ कि मारियंग फोर्ट्रेस के लोग इसी वजह से तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे? तो वो कहती है हाँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और अब यहाँ पर इसी वजह से मुझे ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दिया है। एक्शन में ऊपर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा बायरू से कहता है कि वाइस कैप्टन चलो ये बात तो ठीक है कि तुम यहाँ पर आए, मुझे वार्निंग दी, तुमने बैकचुआ के इंटेंशंस के बारे में मुझे बताया और तुमने यहाँ पर मुझे बताया कि मारियंग फोर्ट्रेस के लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर बैकचुआ को मारना क्यों चाहते हो? आखिर बैकचुआ के मरने से इस सब का क्या ताल्लुक है? वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, अगर वो मर भी जाए या फिर जिंदा भी रहे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। टीम यूनियन के लोग इतने ज्यादा बेदर्द तो नहीं हो सकते कि वो एक लड़की को मार डालें। तो वाइस कैप्टन उसे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस फीनिक्स की वजह से है क्योंकि इस लड़की को फीनिक्स के बारे में पता है और फीनिक्स के पीछे और भी बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पर इसको मारने के चक्कर में बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान जाएगी। इस वजह से मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उस फीनिक्स के किस्से को खत्म कर देना चाहिए इसको मारकर। लेकिन क्या अगर तुम इस बारे में सोच सकते हो कि वो इमॉर्टल फीनिक्स वाकई में इस दुनिया में है और अगर वो गोल्डन हॉर्न चोनमा के हाथ में लग जाता है या फिर डीमन एम्परर याशा के हाथ चला जाता है तो मुझे ये बताओ कि फिर क्या होगा? अगर वो दोनों इमॉर्टल हो जाते हैं तो उसके बाद वो दुनिया में कितनी तबाही मचाएंगे, क्या तुमने कभी सोचा है? फिर मैं तुम्हें यहाँ पर सच्ची बताऊं तो मुझे यहाँ पर बैकचुआ को मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ऑर्डर्स दिए गए वो यह है कि मुझे जाकर गोस्ट वैली के याशा से मिलना है। वो अपने पास एक पेपर निकालता है और बायरू से कहता है कि यहाँ पर ये ऑर्डर्स तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें यहाँ पर ये ऑर्डर्स दिए गए क्योंकि वो हाकगुल में रहती है, तो ये ऑर्डर्स तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ पर बैकचुआ को मारो। लेकिन तुम्हें जानता हूँ मैं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम इस लड़की को मारोगे नहीं, इसी वजह से तुम्हारे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। साथ ही अपनी स्टिक को घुमाते हुए सामने की तरफ स्टैब करता है। उसकी स्टिक जैसे वहां पर सामने स्टैब होती है, बायरू भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो उसकी स्टिक के स्टैब होने के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर बुलेट की तरह हवा जो होती है वो प्रेशर के साथ आगे की तरफ जाती है। कंप्रेस्ड हवा जो होती है वो जाकर सीधी बैकचुआ के सर के पास से गुजरती है जहां पर उसके बाल बेचारे आधे उड़ जाते हैं। बैकचुआ को भी समझ आ जाती है कोई यहाँ पर असैसिन है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ बैकचुआ के बाल ही नहीं उड़ते बल्कि हमारा जो सोमा होता है उसके हाथ में खाने का जो पीस होता है उस खाने के पीस के अंदर भी सुराख हो जाता है। तो हमारा सोमा कहता है कि ये मेरा स्पेशल जॉक बॉल था, ये मैं खाने वाला था लेकिन किसी कमीने ने इसके अंदर सुराख कर दिया है। तो वो उससे पूछता है बैकचुआ क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है किसी ने मुझे मारने की कोशिश की हो सकता है कि मारियंग फोर्ट्रेस का कोई असैसिन यहाँ पर आया हो या फिर हो सकता है कि दूसरी तरफ से म्यूरियम यूनियन के लोग जो है वो मेरे खिलाफ हो गए हों। दोनों तरफ से सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, ये सभी के सभी लोग इमॉर्टल फीनिक्स का पता जानना चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे इन सब की आदत पड़ चुकी है, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। तुम्हारा सोमा उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाता है। बैकचुआ जैसे उसकी तरफ देखते हैं सोमा वहां पर नहीं होता। वो कहती है सोमा तुम कहां पर चले गए? दूसरी तरफ बायरू जो होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसका ध्यान रख लूंगा। कैप्टन बायरू ने यहाँ पर उसके अटैक के निशाने को खराब करवाया होता है ताकि वो बैकचुआ को मार ना पाए। वो उसे कहता है कि इसको खुद ही मैं हैंडल करूंगा, तुम यहाँ से जाओ अपना काम पूरा करो। और इसी के साथ ही हमारा सोमा वहां पर खिड़की में पहुंच जाता है और कहता है क्या ये तुम थे? वहां से कैप्टन बायरू बहुत ज्यादा हैरान होता है कि यहाँ पर कब पहुंचा है, हमें तो बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ। तो वो खिड़की में बैठा होता है और कहता है कि वो तुम हो जिसने यहाँ पर अटैक करके मेरे जॉक बॉल के अंदर एक सुराख कर दिया। तो वाइस कैप्टन हमारे सोमा की तरफ देखता है, हमारा सोमा वाइस कैप्टन की तरफ देखता है, वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक फाइट होने वाली है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।